हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लगाने वाले हैं यूपीएससी प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, भारत सरकार की उधारियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 292 में। अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनुच्छेद 293 में क्या है? अनुच्छेद 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित। राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित 293 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 29 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में है भारत के नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार देता है ये अनुच्छेद। और राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहता है हमारा 29 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय परिषद 1919 अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार, इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई, जिससे सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी बच्चों। और इसी के तहत विधान परिषदों का विस्तार हुआ और भारतीयों की भागीदारी, पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। और पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसी अधिनियम के तहत फूट करो और राज करो की नीति इसी एक्ट के तहत लाई गई। इस अधिनियम से आपको इतना याद रखना है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इस एक्ट से क्या याद रखना है? इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसी के तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। देश में पहली बार द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव लाए गए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार इसी अधिनियम के तहत हुआ। जैसे सिखों, यूरोपीय आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। और लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसी एक्ट के तहत लाया गया। इस एक्ट से आपको इतना याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा से। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से हमारे संविधान ने लिया संघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान और एससी का परामर्श क्षेत्राधिकार जो राष्ट्रपति के पास होता है 143 अनुच्छेद के तहत। ये सबको याद रखना है। 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इतना आपको कनाडा के बारे में याद रखना है। और यूएसए से हमने क्या लिया है? यूएसए से हमने लिया है, सभी ध्यान से सुनेंगे, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। इतना आपको यूएसए से याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से सब ध्यान से सुनेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और न्यूजीलैंड से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लिखित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लिखित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मूल अधिकारों से हमें क्या याद रखना है? मूल अधिकार आ गया यहाँ पे हमारा वर्ड। मूल अधिकार से हमें याद रखना है ये 12 से 35 अनुच्छेद तक होते हैं और ये भाग 3 में होते हैं। भाग 3 में इनका उल्लेख है और ये न्याय संगत है। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्याय संगत नहीं होते, सबको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। मूल अधिकार न्याय संगत होते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं होते। नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और ये
36 अनुच्छेद से अनुच्छेद 51 तक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है और ये भाग 4 में है, भाग 4 में इनका उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की और ये समिति 1957 में आई थी। 1957 में ये समिति आई थी और ये समिति भारत में पंचायती राज की नींव रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है और इसने त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कितने स्तर का? त्रिस्तर पर, 3 स्तर पर। कौन-कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया, वो माना गया ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। और इसकी सिफारिश के आधार पर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई। सबको ये फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट सभी को याद रखना है, आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कितनी जानकारी निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन से? चलिए चलते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति से हमें क्या याद रखना है? अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, 1977 में, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित एक महत्वपूर्ण समिति थी और ये भी पंचायती राज से संबंधित थी और इसने द्विस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था दी। कितने स्तर पर? द्विस्तर पर, 2 स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद और नीचे मंडल पंचायत का सुझाव दिया। इतना आपको अशोक मेहता समिति से याद रखना है। और जी.वी.के. राव समिति, इससे आपको क्या याद रखना है? ये आई थी 1985 में। कब? 1985 में। और इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया, सभी को याद रखना है। और मुख्य विचार क्या था इस समिति का? समिति ने कहा कि नौकरशाही की वजह से पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और इन्हें बिना जड़ की घास बताया गया इसी समिति के तहत। और इसकी सिफारिश पर इसने विकेंद्रीकरण में जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कही। इस समिति से आपको इतना याद रखना है। गॉडगिल समिति से, गॉडगिल समिति से हमें क्या याद रखना है? ये आई 1988 में। कब? 1988 में। और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही और इसने पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने का सुझाव दिया और SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की इसी समिति ने और राज्य चुनाव और वित्त आयोग के गठन का सुझाव इसी समिति ने दिया और इसी की सिफारिश ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधार तय किया। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोरी किस धारा में परिभाषित है? इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, धारा 303 के 1 में चोरी को परिभाषित किया गया है। और 308 1 में क्या है? 308 के 1 में है जबरन वसूली। जबरन वसूली 308 के 1 में है, सबको याद रखना है। और 309 के 309 के 1, 2 और 3 में, इसमें क्या है? लूट की परिभाषा दी हुई है। लूट, लूट किसे कहते हैं? लूट की परिभाषा 309 में दी हुई है। और 310 के 1 में क्या है? 310 के 1 में है डकैती की परिभाषा। डकैती की परिभाषा, जैसे 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर चोरी या जबरन वसूली करते हैं या ऐसा करने का प्रयास करते हैं, इसे डकैती कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है और इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए मामलों में किस बात का होना आवश्यक है? विवाद किसी स्थावर से संबंधित होना चाहिए, भूमि या जल। विवाद से लोक शांति भंग होने की संभावना हो, ये भी सही है और ये भी सही है। उपयुक्त दोनों बात का होना आवश्यक है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। कावेरी जल विवाद कौन से 2 राज्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा जल विवाद है? कावेरी जल विवाद। और इस क्वेश्चन से हम कितनी जानकारी निकाल सकते हैं? चलिए चलते हैं। केरल से हमें क्या याद रखना है? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के CM पिनरई विजयन, केरल के राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और कर्नाटक से हमें क्या याद रखना है? कर्नाटक से कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु से हमें क्या याद रखना है? तमिलनाडु से हमें याद रखना है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। कौन? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि। आर एन रवि, सभी ध्यान से सुने, आर एन रवि। और असम, असम से हमें क्या याद रखना है? असम की कैपिटल दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। और वेस्ट बंगाल से हमें क्या याद रखना है? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 229 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5,000। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। छोटे अपराधों के लिए जुर्मानों की अधिकतम राशि कितनी है? 5,000। अगला प्रश्न, कौन सा बहु अनुशासनात्मक संगठन ऐसे पीएमएलए, पीएमएलए इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत मामलों में अन्वेषण और मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया है। इसका सही जवाब है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये शोधन कब आया था? ये अधिनियम आया था 2002 में। कब? 2002 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध वह अपराध है जिसमें सहमति किस प्रकार से ली गई हो। जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति जो मूवेबल है। कार बाइक हमारी जंगम प्रॉपर्टी है जो मूवेबल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सहमति नहीं ली जाती। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 552। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अंतर्गत अधिकतम निरोध की अवधि कितनी है? निरोध मतलब हिरासत। अधिकतम निरोध की अवधि 12 माह है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। अगला प्रश्न, शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत, ये गलत है बच्चों, इसे काट दो। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, धारा 185। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है और उससे ब को मारने के लिए निशाना बनाता है। ब अपना जीवन बचाने के लिए ए को मार डालता है। इस मामले में क्या होगा? ऑप्शन 1, ब ए की हत्या का दोषी है। गलत। ब ए के विरुद्ध निजी सुरक्षा के बचाव की दलील नहीं दे सकता। गलत। ब भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित रहेगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता ये पुरानी धारा है बच्चों, इसकी जगह दूसरी धारा आई है, वो आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा में पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, धारा 157। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 12। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा के लिए नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें। और ये कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। 86वां। अगला प्रश्न,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार मतलब गैरकानूनी व्यवहार हेतु कितना दंडित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष से अधिक तथा 7 वर्ष से अनधिक के कारावास तथा जुर्माना से भी। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो होती है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करनी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।